अच्छा जी, we know that any matter has three types of states: solids, liquids, and gases. Right? So today we have to study how particles are arranged in solids, how are arranged in liquids, and how particles are arranged in gases. Actually, the word particle, um, ionic bonds, they do not conduct electricity because ions cannot move, and metallic bonding they conduct like because they have free. Yes, right. आयनिक बॉन्ड्स में जब भी इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स में जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा ना, आयनिक बॉन्ड नहीं कहेगा उसको, आयनिक कंपाउंड कहेगा. तो आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state because ions are fixed. Ionic compounds conduct electricity in molten and in aqueous state because ions are free to move. Metals conduct electricity due to the presence of free electrons. उसमें आप ions का वर्ड नहीं लिखोगे, उसमें आप electrons लिखोगे. Right? Yeah. चलो. अच्छा भाई, अब देखो जो वर्ड पार्टिकल होता है ना, वो केमिस्ट्री में यूज होता है फॉर एटम्स, molecules, and ions. मतलब collectively atoms, molecules and ions को we can call particle. अच्छा, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है. अभी देखो, अब वी नो के सॉलिड्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. राइट? आयनिक कंपाउंड जब होते हैं तो वो बने, उसमें क्या होता है, आयंस होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ आयंस. अब सॉलिड जो होते हैं वो आपके मेटल्स भी हो सकते हैं जिनमें मेटल पॉजिटिव आयंस होते हैं. सॉलिड्स जो हो सकते हैं वो कुछ पूछ रहे हो बच्चे? नैना? अच्छा, सॉलिड्स हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ना. देखे can be simple covalent molecules as well as giant covalent molecules. सर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड आपने क्यों लिखा? सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. जब मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स की भी हो सकती है. हाँ, कैरी ऑन, पूछो. पूछ रहे थे कुछ? देखो, अब मैं अगर सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ तो सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. आयनिक कंपाउंड में लेट से मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो वो सॉलिड है. लेकिन वो अभी किसका बना हुआ है? वो तो आयंस का बना हुआ है ना. उसमें एटम्स तो नहीं कहेंगे, उसको आयंस कहेंगे. बट इफ यू आर डीलिंग विद मेटल्स लाइक कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल इज मेड अप ऑफ मेनी कॉपर एटम्स या मेटल पॉजिटिव आयन ऑफ कॉपर. ठीक है, इसमें हम एटम्स की बात कर रहे होते हैं. सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में लेट्स से वी हैव आयोडीन. आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं. उसमें जो हम बात करेंगे सिंपल यूनिट की, वो मॉलिक्यूल है. जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में जैसे डायमंड है, तो डायमंड में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं. तो क्योंकि मैं इन सब की बात एक साथ करना चाह रहा हूँ, सारे सॉलिड्स को एक साथ बात करना चाह रहा हूँ कि मैं सॉलिड की अरेंजमेंट अगर ये डिफाइन करने बैठ जाऊँ कि एटम्स करीब करीब होते हैं, तो आप कहोगे आयनिक कंपाउंड में तो एटम्स नहीं होते, आयंस होते हैं. तो हमने करना क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, हम कलेक्टिवली इन तीनों के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज पार्टिकल्स. तो मैं वर्ड पार्टिकल यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, क्योंकि पार्टिकल में सब कुछ आ जाता है. एटम्स की बात करें वो भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल की बात करें वो भी पार्टिकल है, आयंस की बात करें वो भी पार्टिकल है. सही है, तो ये जो वर्ड पार्टिकल लिखेगा उसका मतलब ये है. अच्छा, अब we have three states of matter: solids, liquids and gases. अब solids में particles की अरेंजमेंट क्या होती है वो देखना है. liquids में particles की अरेंजमेंट क्या होती है वो देखेंगे. और gases में particles की अरेंजमेंट क्या होती है वो देखेंगे. तीनों की देखनी है. On the basis of arrangement of particles, we have to understand the properties by these
थ्री हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो भी हम एक डिस्कस करेंगे। देखो सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, they are closely packed and regularly arranged। उसवा बच्चे कुछ पूछ रहे हो? ये सर मैं बस कह रही हूँ कि थोड़ा सा ऊपर करता है, मैंने बोला कि सॉलिड्स में पार्टिकल दे आर क्लोजली पैक्ड और इनके बीच में स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजीशन, दे स्टे इन देयर पोजीशन, हाउएवर दीज पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। देखो जितना भी मैटर है ना दुनिया में, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन बट दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशंस। तो सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड्स सर पार्टिकल्स आर, जी तो सर जो आपने अभी काइनेमेटिक्स वाला बताया वो आप यहाँ लिख देंगे? मैं लिखूंगा अभी आगे, अभी दोबारा डिस्कस होगा वो। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, ठीक है। दे वाइब्रेट अबाउट their fixed positions, means they cannot leave their position, they can just vibrate about their fixed positions. Why they cannot leave their position? Because these particles have forces of attraction between them, and these forces of attraction may be ionic bonds if you are talking about ionic compound, they may be intermolecular forces if you are talking about a simple covalent molecule, they may be metallic bond if you are dealing with metals, okay। So due to the forces of attraction between the particles, these particles cannot leave their positions. अच्छा, इसकी वजह से, इन सारी चीजों की वजह से सॉलिड्स हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉलिड्स हैव पूछ रहे हो? ऐसे हम बस पढ़ाई थी। Yes, solids have fixed shape, they have fixed volume, means their volume does not change, their shape does not change, solids do not flow, बहते नहीं है solids, flow नहीं करते, right? And as particles are so close to each other, it means you cannot bring these particles further closer because they are already touching each other. It means you cannot compress a solid। मतलब compress करने का क्या मतलब है कि मैं दो particles अगर एक दूसरे से दूर दूर हैं, उन पे अगर force लगाऊं तो they will come closer to each other, but in solid particles are already close to each other, so no matter if you apply the force on a solid, solid won't compress, so we say solids are incompressible। सर ठीक है भाई, जी बेटा। सर बट व्हाट अबाउट इन केसेस ऑफ मेटल्स? What about? व्हाट अबाउट इन केसेस ऑफ मेटल्स? Repeat करोगे? I couldn't understand Sir, I'm saying what about in what you're trying to ask. case of metals?
metals particles, they are already closer to each other. So metals are incompressible. However, if you are talking about malleability and ductility of metal, that is something else. Because when you apply a force on metal positive ion layers, they slide over one another. But the metals do not compress. वो उसका डिफॉर्म हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है उसका. जब आप उसको प्रेस कर रहे हो तो वो राइट और लेफ्ट से फैल जाएगा, बीच से कंप्रेस होगा वो. ठीक है, तो वो ओके सर. शेप चेंज हो रहा है उसका, पार्टिकल्स करीब करीब नहीं आ रहे. देखो, कंप्रेशन का क्या मतलब है कि मैं उसको प्रेस करके छोटा कर दूं. अब अगर कोई मेटल आपके पास सिलेंडर फॉर्म में है तो आप उसको जब प्रेस करोगे तो वो छोटा थोड़ी होगा, वो फैल जाएगा साइड से तो शीट बन जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा उसका. पर वॉल्यूम जो है वो शेप चेंज हो गया. लेकिन सॉलिड बड़े बड़े शेप चेंज नहीं करता. आप जबरदस्ती शेप चेंज करो तो एक अलग बात है. जैसे जो लिक्विड्स हैं, if you have a water in glass, the water will take the shape of a glass, but if you pour that water into a bottle, that water will take the shape of a bottle. So that's what I meant by solids have fixed shape, right? अगर आप आइस क्यूब ग्लास में रखोगे तो आइस क्यूब will stay in the form of cube, but if you put that ice cube into the bottle, the ice cube will retain its volume because it is a solid right now. उसका वो shape आइस क्यूब जैसा ही रहेगा. Got it? Yes, thank you sir. Okay. Okay, now coming towards liquids. किसी को कुछ और पूछना है बेटा, क्वेश्चन कोई है तो पूछ लो, आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हसन कुछ पूछ रहे हो आप? सर मैं पूछ रहा था कि सर जो आपने ऊपर सॉलिड्स लिखवाए थे बस वो उतना ही है, आयनिक कंपाउंड, मेटल, सिंपल कोवेलेंट एंड चैन कोवेलेंट. हाँ, मैंने आपको तीनों की एग्जांपल्स दी है ना. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो जनरल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आयनिक कंपाउंड भी सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, मेटल्स भी मिल सकते हैं, सिंपल कोवेलेंट भी मिल सकते हैं, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स भी मिल सकते हैं. राइट. अच्छा जी, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लिक्विड्स. अच्छा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाते कैसे हैं? देखो, पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, they have energies but they have very low energies. Particles, they are vibrating about their fixed position, oscillate कर रहे हैं अपनी जगह पे, but they cannot leave their positions. Reason being because there is a force of attraction between these particles. वो force of attraction आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड है. ये जो force of attraction है, इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर जाने नहीं देगी. कि वाइब्रेट तो कर रहे हैं, they want to leave their position, but in solids particles do not have enough energies that they can leave their position or they can overcome this force of attraction. वो अपने बॉन्ड तोड़ के एक दूसरे से दूर दूर नहीं हो सकते. सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉन्ड उन्होंने को पकड़ा हुआ है. लेकिन इफ यू हीट अ सॉलिड, अगर सॉलिड को हीट करोगे तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स हैं, दे विल गेन एनर्जी, और जब इनको एनर्जी मिलेगी तो दे विल वाइब्रेट मोर विगरसली, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे. और a time will come when they have enough energy that they overcome the forces of attraction between them. मतलब जो इनके बीच में बॉन्ड है, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो वो उस बॉन्ड को ब्रेक करके एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे. दूर दूर होने का मतलब क्या है? दे विल स्टार्ट मूविंग अबाउट ईच अदर. और जब वो आगे पीछे होना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो गई है. दे कैन मूव अबाउट ईच अदर. इट मींस दैट मैटर नाउ कैन फ्लो. इट मींस कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया. तो हाउ यू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड? जस्ट बाय हीटिंग इट. ऐसे ही करते हो ना, दैट इज व्हाट मेल्टिंग इज. तो लिक्विड में जो पार्टिकुलेट अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, वो देख लेते हैं जरा. सर पर सारे सॉलिड को हीट करने से लिक्विड नहीं होते. सारे सॉलिड, हर सॉलिड हीट करने से लिक्विड स्टेट में जाएगा. मेल्ट होगा तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा. क्या वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाएगा अगर वो सब्लाइम हो रहा है तो?
लेकिन हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। हाँ, हर एक ही टेम्परेचर पे सारे लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे, ये कह सकते हो। गॉट इट? सर जी बेटा। सर सॉलिड्स में हमारे पास एनर्जी लो होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है, और फिर वो जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है तो फिर एनर्जी गेन हो जाती है और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकन हो जाती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेंड नहीं होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी रहती है, लेकिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके दूर दूर हो जाते हैं। ओके, तो सर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहेगी सॉलिड्स में भी और लिक्विड्स में। सेम रहेगी, जितनी सॉलिड्स में लिक्विड्स में भी इतनी होगी, गैसेस में भी उतनी होगी। बट पॉइंट इज, जैसे दो मैग्नेट्स होते हैं ना, मैग्नेट, आपने बचपन में वो जो छोटे वाले मैग्नेट्स होते हैं उनके साथ किसी ने कभी ना कभी खेला जरूर होगा। तो जब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा दूर दूर करके छोड़ो तो वापस चिपक जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको बहुत ज्यादा दूर दूर कर दो तो वो वापस अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्या वो उनकी अट्रैक्शन खत्म हो गई है? नहीं, आपने डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब आप वापस करीब करीब लाओगे तो दोबारा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि अट्रैक्शन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपने उनको एनर्जी देके दूर दूर कर दिया। तो यही काम लिक्विड्स में होता है। सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो आप पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी दे देते हो कि नाउ दे कैन ब्रेक द बॉन्ड, ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। आप उनको दोबारा से उनकी एनर्जी छीन लो, ठंडा करो दोबारा से, तो वो एनर्जी लूज करेंगे तो दोबारा एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, दोबारा अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहीं गायब नहीं होती है, बस आपने पार्टिकल्स को एनर्जी इतनी दे दी है कि वो ओवरकम करके दूर दूर हो रहा है। हसन पूछ रहे हो कुछ? नो सर। चलो, हैंड रेज हुआ हुआ है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है? इन लिक्विड्स सर जी बेटा। Sir, if their bonds are broken, so can we get like the compounds separately? Like you give the example, sodium chlorine. बेटा हिबा, आपका वॉइस लैग कर रहा है। Sir, दोबारा I'm पूछोगे? saying can जी we जी जी। sir, I'm saying can we get like the compound, the particles separately as their forces are like already broken? प्लीज रिपीट हिबा, प्लीज वन मोर टाइम, थोड़ा लाउड बोलो प्लीज। Sir, can you hear me now? यस, आई कैन हियर यू, बट मेक इट क्लियर एंड लाउड। Sir, I'm saying if the forces are broken, right? So then we can get like the particle or the compound separately. Yes, you are separating the particles or moving the particles away from each other. That's what melting is. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. Moving on. So in Sir, liquids, G Mina. the test is this weekend? No. After this week, now we already discussed that some of you guys are having your school exams. Yes. So after this Sunday, we will conduct the test. Okay, thank you. Okay, but this test is quite difficult. Make sure you prepare accordingly. Sir, what chapter is it on? Sorry, Aisha, दोबारा बोलो. Which chapter is it on, the test? Chemical bonding, chemical bonding. Oh, okay. Okay. Sir, in doesn't the test conclude chemical bonding and some other topic as well? No, it's just chemical bonding. Element mixture and compounds and chemical bonding. Okay, thank you. Okay, so in liquids, particles actually have slightly greater spacing as compared to solids. लेकिन बहुत ज्यादा spacing का फर्क नहीं होता, तो we can say particles are still closer to each other, but particle gets irregularly arranged. So you can say particles are slightly far apart, but
The most important point is they are irregularly arranged now. Irregularly arranged means कोई ऊपर कोई नीचे move हो रहा है ना एक दूसरे के about, and they move about each other. Right? So due to which liquids have their certain properties. Sir, जी बेटा. sir, in liquids, kinetic energy is high as compared to solids. Yes. In liquids, particles have a higher kinetic energy as compared to solids. The Okay, sir. liquid do not have fixed shape. Okay, but liquid have fixed volume. Volume उनका same रहता है. Okay, if you have 1 liter of water in a bottle, and if you transfer this water from the bottle into a jug or into any other container, 1 liter of water will stay 1 liter. Okay, the volume stays fixed, but they changes the shape. पानी bottle में bottle का shape होगा, पानी jug में jug का shape होगा, and of course liquid flow. But as far as compressibility is concerned, liquid particles in the liquid are almost closer to each other like in solids. So again, for liquid, you can say liquids are incompressible. You cannot compress a liquid. इतनी कम स्पेसिंग कम होगी कि वो कोई पता ही नहीं चलेगा कि कम हो. So we say liquids are also incompressible. So they can flow, right? सर मुझे इनकम्प्रेसिबल वाला Sorry? पार्ट समझिए. इससे पहले क्या क्वेश्चन था? जी सर, मैं पूछी थी कि they can flow, right? Liquids can flow. Yes, of course they can flow. Liquids flow. Okay, incompressible means they cannot be compressed. मतलब you cannot move particle more closer to each other because their spacing is already so distances are already so much less that if you apply a force on the particles, they won't move closer to each other. मतलब आप लिक्विड को कंप्रेस करके वॉल्यूम कम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंप्रेस अ वाटर. इट इज नॉट पॉसिबल. इतनी कम कंप्रेशन होती है कि वो नेग्लिजिबल है. तो इट्स बेटर यू लर्न लिक्विड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल. ओके सर, थैंक Sir, यू. जी बेटा. sir, कुछ books में लिखा हुआ है कि liquids are compressible. Slightly to compressible. Yes, some books says liquids are slightly compressible, but generally or practically, if we see liquids, they do not get compressed. Now, what should you learn? You can write they are incompressible, or you can also write they are slightly incompressible. Both are acceptable with Cambridge. Okay, sir. Okay. Now coming towards gases. In gases, particles have higher kinetic energies as compared to the particles of solids and liquids, due to which particles they are very far apart from each other. Sir, In gases, जी बेटा. sir, how liquids have fixed shape? Liquids, they do not have fixed shape. Sorry, sir, I'm asking about fixed volume. बेटा आवाज पूरी नहीं आया आपका. Sir, I'm asking that how liquids have fixed volume. Okay. देखो, what does fixed volume means? See, if you have 1 liter of cold drink, okay, if you start pouring it into the glasses, the 1 liter of cold drink will stay 1 liter.
However, 1 liter of cold drink in a bottle has a shape of a bottle. But if you start pouring that cold drink into glasses, that like cold drink will start taking the shape of a glass. It means liquid can change the shape, but they cannot change their volumes. Because particles, it's not like that if you take out the cold drink into the glasses, particles, they start moving away from each other. They can move about each other, but they stay in the form of clusters. साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के बीच स्पेसिंग नहीं बढ़ जाती है. Changing the volume means their spacing will start to increase, and that's not possible. That is only possible in gases. Gases may, if you allow the gas, मतलब if you have a bottle of perfume, if you open that bottle of perfume, what will happen? The gas molecules in that perfume will move away from each other because they have enough energies that they can move away from each other. Like for example, if you have a balloon inflated with air, ठीक है? तो what happens when you blow the balloon, आप air उसमें अंदर डालते हो, तो air starts to take the shape as well as the volume of that particular balloon. मतलब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो गैसेस का भी समझना ही है ना. लेट्स से वी आर इन अ रूम एंड इन दिस रूम देयर इज अ बॉटल ऑफ परफ्यूम. एक छोटी सी बॉटल है परफ्यूम की जिसमें परफ्यूम है. दिस बॉटल इज क्लोज्ड. The perfume is in the form of gas. It has particles which have very high kinetic energies, but they cannot leave the container because the bottle of the perfume is सर closed. परफ्यूम गैस की फॉर्म में होता है? जो गैस की फॉर्म में होते हैं मैं उनकी एग्जांपल ले रहा हूँ. लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, बट राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट गैसियस परफ्यूम जो कि एयर फ्रेशनर वगैरह होते हैं ना. अच्छा, if I open the cap of that perfume bottle, तो क्या होगा? These particles have enough energies that they will start moving away from each other randomly in all directions. जब ये बॉटल क्लोज थी तो जो परफ्यूम की में गैस थी उसका जो वॉल्यूम था वो वही वॉल्यूम था जो बॉटल का वॉल्यूम था, क्योंकि उनके पास और कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए. But once you have opened the cap of this bottle, the molecules, they have enough energies to move in all directions and very far apart from each other. Now, what would be the volume of this gas? The total volume of a room. जो रूम का वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में फैल गया ना, क्योंकि देखो जब परफ्यूम आप एक जगह पे स्प्रे करते हो तो person sitting at the left hand side or person sitting at the right hand side both can feel the smell of a perfume, right? It means the molecules or particles of perfume has reached in every corner of the room. इसका क्या मतलब है कि molecules ने पूरा का पूरा space occupy कर लिया. That's why we say that gases, they occupy the shape as well as the volume of their container. पूरे उसमें फैल जाएगा वो, क्योंकि molecules के पास इतनी enough energies है कि वो दूर दूर जा सकते हैं. आपने उसको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था. आई बात समझ? Yes, sir. Thank you. Okay. So in gases, particles are far apart from each other. They move randomly in all directions. And on the basis of that, gases have some properties. These properties are gases neither have fixed volume no fixed volume, and they do not have fixed shape. And of course, gases can flow. If you compress a gas, the particles will move closer to each other. It means gases are compressible. तभी तो आपने परफ्यूम की बोतल में इतनी सारी गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ था जो पूरे रूम में फैल सकती थी. सही है, ऑल गुड, सो फार सो गुड. आगे बढ़े.
Yes, सर ये sir. कंप्रेसिबल कैसे होती है? क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस होते हैं ना। अब अगर आप इसको कंप्रेस प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दे विल मूव क्लोजर टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे के करीब करीब हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो हमने कंप्रेस कर दिया, आगे आगे चले गए। ओके सर। Sir, then it will turn into liquid, right? That depends. If you compress them so much that they start touching each other, then we can say कि वो liquid form में आ गया। But you also have to remove energies, because once you remove the force of compression, they will again turn into gas. तो आपको particles की energy भी remove करनी है। And how can you remove the energies of the particles? By cooling them. चलिए मैं आगे। Sir, जी बेटा। sir, gases are also irregularly arranged, right? Yes, of course. They are moving randomly, तो उनकी जो arrangement की बात करना ही बेकार है। And sir, gases take the shape and volume of the container, while liquids only take the shape of the container, right? Container, but not a volume of the container. Yes. Yes. Okay. Okay. Moving on. Second bus. Sorry, एक second. Okay. Okay. Done. Yes, sir. Okay. Yes, sir, of course. So actually, the behavior of particles in all these three states of matter is governed by a theory, and that theory is known as kinetic particle theory. Whenever you hear the word kinetic, it means it is related to energy. Okay, so we have one theory that governs all the behavior of solid, liquid, and gaseous particle, and this theory is known as kinetic सर रिलेटेड टू particle. Sorry. सर आप बोल रहे थे काइनेटिक रिलेटेड टू लिख रहा हूँ हसन, लिख रहा हूँ, वेट वेट। देखो, the word, whenever you hear the word kinetic, it means it is related to motion of particles. Okay, in physics you say motion of an object, but in chemistry we are dealing with atoms, molecules or ions, so we say that the motion of particles. And kinetic energy का word भी kinetic से ही आया है ना। So the kinetic particle theory states that all, kinetic particle theory is valid for all three states of matter, solid, liquid and gases. But we are usually dealing with gases in O-level chemistry. तो हम लोग gases के लिए kinetic particle theory को अगर define करें, kinetic particle theory क्या है? Particles, they have kinetic energies. In solid state, they have very low kinetic energies. But whenever you heat a solid, the particles have higher kinetic energies. And when you heat a liquid, the particles gain more kinetic energy, and at a certain energy, they may have enough energies to overcome their forces of attraction between the particles, and they move far apart from each other. So that's how solid state converts into liquid state, and liquid state then converts into gaseous state. So if you want to convert a solid into liquid, you have to supply heat energy to a solid. The solid will gain its kinetic energy. The particles in the solid will gain their kinetic energies, and they will start moving about each other. If you further increase the temperature or further provide them with the heat, their kinetic energy will increase further, and they will be able to move far apart from each other. That's how a change of state takes place from solid to liquid and liquid to gas. So this is all governed by kinetic particle theory, and kinetic particle theory actually states that all particles are in motion. In solid, they are just vibrating about their fixed position. In liquid, they are moving about each other, and in gases, they are moving randomly in all directions. But
we are mainly dealing with the gases in O-level chemistry, so we will be focusing our kinetic particle theory to gases. So I am writing you the definition of kinetic particle theory regarding gases. तो ये क्या है? All gas particles are in continuous random motion when they are in continuous random motion. Of course they collide with each other and तो सर ये हमें they याद also करना collide होगा with the walls. जो स्टेट सीखेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग वगैरह. They collide with each मतलब other ये and याद with नहीं the walls of their container. When they collide with the walls, they exert a force. That force by area makes up a pressure of a gas. बेसिकली प्रेशर आप डिटेल में तो फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन प्रेशर क्या होता है? लेट्स से इफ यू हैव अ कंटेनर एंड there are gas particles present in that container. So these gas particles are in continuous random motion ना, इधर उधर भाग रहे हैं. जब वो इधर उधर भागेंगे तो they will also collide with the walls of the container, and when they collide with the walls they exert a force on the walls, and the force divided by area is a quantity known as pressure. Those who have studied pressure in physics, they must know pressure क्या होता है, but those who haven't studied yet, it's okay, you will study that in physics. हम प्रेशर को इससे आगे डिस्कस नहीं करने वाले, बस हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है. अगर मैं टायर में, गाड़ी के टायर में एयर भरता हूँ तो क्या होता है, या बैलून में एयर भरता हूँ तो मॉलिक्यूल जो है वो बैलून की वॉल से दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द बैलून, ड्यू टू विच बैलून वॉल्स दे स्ट्रेच, रबर की होती है ना, स्ट्रेच होती है तो बैलून ब्लो हो जाता है. इसी तरह गाड़ी के टायर्स में भी होता है, टायर रबर के बने हुए होते हैं ना, कभी मेटल्स के टायर देखे हैं? नहीं, रबर के ही होते हैं. तो जब आप उसमें एयर भरते हो तो एयर जो है वो प्रेशर, अपनी फोर्स, एयर के मॉलिक्यूल जब वॉल से टकराते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं. सही है. उसको आप पूछ रहे हो बच्चे कुछ? No, sir. ओके, सो फार सो गुड. सर आगे जी हसन. सर हमें याद करने की जरूरत तो नहीं है ना? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बस आपने ये समझना है पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी ही उनको सॉलिड से लिक्विड में ले जाएगी, लिक्विड से गैस में ले जाएगी. जब एनर्जी बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, और बढ़ाओगे लिक्विड से गैस में जाएंगे. एनर्जी कम करोगे तो गैस से वापस लिक्विड में आ जाएगा, और कम करोगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा. चलें आगे बढ़े. यस सर. ओके, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इज, हम लोग चेंज ऑफ स्टेट देखना चाह रहे हैं इस चैप्टर में. वो हमने बात तो बहुत सारी कर ली है इसके बारे में, बस कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए. तो इस चैप्टर के अंदर हम हीट कर्व एंड कूलिंग कर्व पढ़ेंगे. हाँ, इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर, जी जी इसी चैप्टर में. So melting is the change of state from solid to liquid. Change of state
from solid to liquid at a constant temperature known as its melting point. Melting point is the temperature at which any particular solid starts to melt into a liquid state. Again, every solid has its own melting point. Let's say ice has a melting point of 0 degrees Celsius, whereas sodium chloride, that is an ionic compound, has a melting point of 801 degrees Celsius. और graphite has a melting point of 3850 degrees Celsius. ठीक है, एक बात और लिखो इसके बारे में, प्योर सॉलिड सर जी बेटा सर ओवरऑल जो केमिस्ट्री में है ओ लेवल की हमें मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स याद करने होंगे। नो 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 नो, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना। तो बस हमें ये पता होना चाहिए ना कि इनका हाई और इनका लो है। हाँ, on the basis of type of structures you should be able to decide that we have already discussed in depth in previous chapter, that ionic compounds have high melting point, you know the reason of it. Simple covalent molecules have low melting point, you know the reasons of it. Giant covalent structures have very high melting point, you know the reasons of it, right? The pure solids have fixed melting points, like if you talk about ice, example, ice is a melting point of MP is the short form for melting point, 2 degrees Celsius, and it is a simple covalent structure. Simple covalent molecule. So you just have to break the weak intermolecular forces between the molecules to melt it. सर हमें कैसे पता आई सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल आइस किस चीज की बनी हुई होती है बेटा? सर वाटर वाटर की। वाटर क्या है, फॉर्मूला बताओ। H2O H2O। जी सर ठीक है आपने लिखवाया था H2O में याद है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना है? याद आ गया क्या? मतलब अभी तो पढ़ा है पिछले हफ्ते, तो भाई जी सर रिवाइज करो चीजें, करो, ठीक है। नाउ let's say if we take an example of sodium chloride, it is an ionic compound. It is a melting point of 801 degrees Celsius. Why? Because it is an ionic compound. It is a giant ionic lattice. You have to break a large network of ionic bonds. And if we talk about, let's say, graphite, it is a giant covalent structure, and it is a melting point of around 3850 degrees Celsius. ये याद नहीं करना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जो प्योर सॉलिड्स होते हैं ना, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स. इफ यू ऐड impurities into a solid, this will decrease the melting point of a solid. ये बात भी याद रखना, impurities Sir, do we need to know the melting points for ice and sodium chloride and all of those? sorry, Do we need to know the melting points for graphite, no, NaCl, and you do ice? not have to remember. No, this is just for examples, you do not have to remember it. Okay, thank you.
ओके, so impurities decreases the melting point of solid. What does impurity means? अगर आप किसी जैसे आइस है, आइस के अंदर सॉल्ट डाल दोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, रीजन Sir, नहीं है. but why? नो, जब भी बोला रीजन नहीं बताना इसका, हमें नहीं बताना. राइट, of course it has a reason, but we won't be discussing it. आगे बढ़े. Sir, can you name the impurities? Like adding salt to ice. देखो, actually in the countries where it snows frequently, what they do is they put salt on ice. Snow के ऊपर ना वो salt sprinkle करते हैं. उसका रीजन क्या है? बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ठंडा भी है ना तो वो इजिली मेल्ट हो जाएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ग्लास ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, जैसे प्योर वाटर, जो एसी का पानी होता है ना वो प्योर वाटर होता है, उसको अगर आप फ्रीजर में रखोगे ना तो इट विल फ्रीज एट exact 0 degree Celsius. And if you take out the ice of a distilled water from refrigerator, so it will melt exactly at 0 degree Celsius. But the tap water is not pure water. It has minerals into it. जो drinking water होता है उसमें तो salts होते हैं ना, तो वो impure water होता है. उसको freeze करोगे ना तो वो freeze जो होता है वो 0 degree Celsius पे नहीं होगा, वो less than 0 degree Celsius पे freeze होता है, -2 या -3 degree Celsius पे. Okay, Right? sir. Thank you. Okay. Now what boiling is, So it is how a can we change get of rid state. of these impurities? Sorry. How can we get rid of these impurities? How can you Get rid of these impurities. from water? No, from like anything. How can you like remove the impurities from them to make It depends upon matter, substance to substance. For example, in water, the salts present in water are not exactly your impurities. Those are required by the human body. So that is known as mineral water. If you remove all the salts from water, you cannot drink distilled water. And if you want to remove the impurities, so it depends upon substance to substance. For example, if you want to remove impurities from water, there is a process known as distillation. Again, we will study that how can we remove soluble impurities and insoluble impurities. Soluble impurities distillation se hoga, insoluble impurities filtration se hoga. Let's say if you have sand in water, you can just filter out the water. But if you have dissolved salts into water, then the process is different. वो अब आगे की बात है. Boiling is change of state from liquid to gas at a constant सर आपने मेल्टिंग में लिखा temperature था लिक्विड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ known as कांस्टेंट its टेम्परेचर. at a constant temperature known as its boiling point. Right? मतलब I think you guys should know what boiling is, melting is. ठीक है, इतना कोई खास मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना ये. Now what condensation? अच्छा, boiling भी it happens. Pure liquids they boil at a constant temperature. So pure liquids have fixed boiling points. And if you add impurity in liquid,
जैसे impurity but decreasing melting point of solids, on the other hand impurities increases the boiling points of liquid. सर वो इसलिए इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट करेंगी क्योंकि वो हैवी हो जाएंगी। जैसे अगर आप कुछ वाटर में मिलाते हैं हनी टाइप, तो सर वो हैवी हो जाएगा वाटर, तो उसको ज्यादा चाहिए होगा बॉइलिंग पॉइंट। Yes, you can say that, but we are not actually discussing the reason behind it. ठीक है, हम रीजन जब डिस्कस करने बैठेंगे ना तो वो बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम ओ लेवल से बहुत बाहर चले जाएंगे उसको डिस्कस करने के लिए, इसलिए आई एम सॉरी, मैं उसको इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ बार बार। आगे बढ़े क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट हमें करना नहीं है ना, हमें अब ज़रा अपनी टाइमलाइन भी तो मीट करनी है ना सिलेबस की। सर बस 2 मिनट में। सर हम लोग गैस से सॉलिड चेंजेस स्टेट करेंगे। करेंगे। Okay. You are talking from gas to solid, solid to gas पूछ रहे हो, sublimation? नहीं, गैस to solid। Gas to solid, because syllabus just asked you to define melting, boiling, freezing, condensation and evaporation. But from gas to solid is solidification. मैं बताऊंगा, याद नहीं करवाऊंगा उसको। ओके ठीक है। Okay. Yes sir, you can move. Okay, I think we'll call it a class. अभी खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। बाकी कोऑर्डिनेशन पे ग्रुप पे करते हैं। लेक्चर्स लास्ट क्लास का और इस क्लास का अपलोड हो जाएगा होपफुली बाय टुमारो, नॉट बाय टुनाइट। ओके गाइस, मैं लीव। जी अली बेटा बोलो।